हाँ, तो आज अपन बहुत ही प्यारा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर इकोनॉमी का चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और इसके भी 2 वीडियो बनेंगे, 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और ये चैप्टर वैसे तो पहले जब अपना कोर्स डिलीट नहीं हुआ था उस समय तो 3 मार्क्स का था, बट अब इसको 6 मार्क्स का कर दिया है, तो 6 या 5 मार्क्स का वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये 6 मार्क्स का इस बार अगर कर दिया इसको तो बहुत बड़ी बात है, ये ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं और काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर आपको जो इसके अंदर चैप्टर करना है, देखो पहली बात तो ये कि थोड़ा बेसिक जान लो कि 6 मार्क्स का मतलब है वो 4+2 में भी आ सकता है, 3+3 में भी आ सकता है, और मतलब 1+1+4 ऐसे कैसे भी कोई क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो अपन को हर तरीके से तैयारी करनी है, और मैं हर चैप्टर आपको जो भी करवाता हूँ वो हर तरीके से अपन, क्योंकि होता क्या है कि इस बार सिलेबस काफ़ी डिलीट हो गया तो कुछ पैटर्न में अदला बदली हो सकती है। ठीक है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उससे अपन को लोड नहीं लेना, लेकिन जो पढ़ रहे हैं जो लिख रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है, उनके बाहर कुछ नहीं जाना, बस इन चीज़ों को रिवाइज करते रहो। टेस्ट हमेशा दो। खूब सारे स्टूडेंट, ऑनेस्टली आपको भी पता है, अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनको पता है, मुझे देख रहे हैं उनको पता है कि ऐसे खूब सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक खूब सारे टेस्ट ज़्यादा लिए भी नहीं है मैंने, उनके बावजूद भी उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिए। कुछ एक टेस्ट दिए हैं, बाकी खूब सारे ऐसे टेस्ट हैं जो उन्होंने नहीं दिए। सब आप खुद को ही पता है, आपकी ईमानदारी आपके पास है, इसलिए टेस्ट हमेशा दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तो फिर आप अपना कैसे मूल्यांकन कैसे करोगे, आपका खुद का कैसे चेक करोगे अपने आप को कि मैं कहाँ पर हूँ। एक बार टेस्ट दो, फिर वापस टेस्ट, मिनट 2 मिनट के टेस्ट का वीडियो होता है, आप ही के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ मैं उतनी, उन सबको रिवाइज करो, अपने नोट्स में ही आंसर मैच करो, फिर गलती हो रही तो फिर टेस्ट दो। एक टाइम टेबल जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं 2, उन दोनों में से जो भी आपको सूट करे उसको फॉलो करो। ठीक है, वरना 90+ ऐसे नहीं बनते बातों से। ठीक है, मेहनत बहुत करनी है। इसके बाद में इस चैप्टर की मैं बात करूं तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था एक्चुअल में जब अपन आज़ाद हुए थे ना, उस टाइम आज़ादी होने से पहले ऐसा मान लो कि 1990 तक हमारे मामला गोलमाल था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा बहुत शोषण किया। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो मतलब बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो अपन व्यापार सेक्टर होते हैं, ट्रेड सेक्टर, कोई सा भी सेक्टर हो, सब में अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा कोसा। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाते, रॉ मटेरियल ले जाते, वहाँ पर अगर हम कुछ काम करना चाहते हमें नहीं बेचने दिया जाता। यहाँ से कच्चा माल लेके वहाँ जाते, उस तैयार करके यहाँ वापस बेच देते, और बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के अपनी चीज़ वहाँ तैयार करके फिर अपनी वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा देना। ज़बरदस्त तरीके से अगर हम कोई चीज़ बेचना चाहेंगे यहाँ पर, तो यहीं पर हमारी तैयार के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे। तो फिर यहाँ के लोग महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इंडिया का एक रूल है, आपको पता है, हमारे इंडिया के जो लोग हैं ना, वो क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे नहीं करते। कि अगर एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर 100 रुपये में, मेरी बात सुनना, 100 रुपये में अगर किसी बंदे को मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो 10 पेन मिलते हैं, एग्जांपल है, 100 रुपये में अगर किसी बंदे को 10 पेन मिलते हैं ना, और एक यही 100 रुपये में अगर किसी बंदे को 2 पेन मिलते हैं ना, तो हमेशा वो ये वाली चीज़ लेगा। हमेशा हम क्वांटिटी पे विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे नहीं। ये 2 पेन मिले तो इसकी क्वालिटी भी अलग है, ये हमेशा रूल है। चाहे आप शॉपिंग कपड़ों की भी कर लो, उनमें भी यही मामला है। ठीक है, पैसा देख के ही शॉपिंग करेंगे। 80, 50%, 90%, 40% डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, सेल कहाँ, बस तब जाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी कैसी है, थोड़ी इन पे डिपेंड विश्वास करने वाली है। तो जब अंग्रेजों ने इतना टैक्स भारी लगा दिया, हमारी यही चीज़ें महंगी हो गई, तो हमारे लोग क्यों खरीदेंगे फिर इसको? क्योंकि इतने महंगे आइटम तो अपन पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो ये सब बातें थी। अब हुआ क्या, हमने सोचा है इस हिसाब से तो भयंकर तरीके से कोई भी लोग जो अपना बिजनेस करना चाहता है उस पर बेहिसाब से बहुत ज़्यादा हार्डल्स या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी लगा रखी थी गवर्नमेंट ने, ऐसे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे कि वो अगर कोई बिजनेस या व्यापार करेगा तो भयंकर तरीके से टैक्स चुकाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे नियम कायदे, ऐसे पाबंदियाँ थी कि तू अगर कोई ये बिज़नेस करेगा तो अब तेरे को ये करना पड़ेगा। वो तो बहुत सारी मुश्किल हो गई बिज़नेस करने के लिए। और जब तक किसी देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, जब तक व्यापार या बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इन सब के लिए हमने क्या करा, एक 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, जुलाई 1991 के अंदर एक पॉलिसी लेके आए इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के नाम से। ठीक है, आर्थिक सुधार लेके आए। इन आर्थिक सुधार के अंदर हमने क्या करा, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन किए, और जो बीच के दुविधाएं थी, प्रॉब्लम्स थे, उन सबको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा कि हमने 1991 में कौन कौन से सुधार किए। तो हमने ये जो 1991 1991 में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, वो 3 तरीके से हमने किए। ठीक है, यानी कि जो आपके सिलेबस में हेडिंग है वो यही है कि एक तो है उदारवाद, यानी कि लिबरलाइजेशन।
ठीक है। नंबर 2 है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निजी क्षेत्र, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन। और एक है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। ये एलपीजी जो हम लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 शेप में लेके हमने काम किया और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश की। और बहुत सारे वो वहीं से रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे, आज तक हमारे लागू भी हैं और हम इन रिफॉर्म्स को या सुधारों को अभी भी चला रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, तो ये सब तो हमने कर लिए, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक सुधार के अंदर ही आ गए। अब यहीं से एक क्वेश्चन आएगा कि हमने 1991 में कौन कौन से सुधार किए। बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ सकता है। उसी क्वेश्चन से आज का वीडियो अपन शुरू करेंगे और वो आपको सारा का सारा एज इट इज समझते हुए चलना है, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से। ओके, हाँ, तो अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, मेरी बात सुनना, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। हालांकि इस चैप्टर से 2+2 या 3+3 के मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का टॉपिक है, चैप्टर है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि इसके मैंने हर तरीके से, मैं हर चैप्टर में वैसे आपको नोट्स बनवाता हूँ, उसी अकॉर्डिंग अपन को इसको लेके चलना है। जैसे कि क्वेश्चन ये है कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। मेंशन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्टेड अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर ये 3 मार्क्स में आए, ध्यान से सुनना, तो ये शुरुआती 2-3 लाइन तो सब में लिखने चाहिए, 3 मार्क्स में आए चाहे 4 मार्क्स में आए, ठीक है। और उस 3 मार्क्स के हिसाब से, 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने इसका आंसर आपके लिए लिख दिया, ठीक है। 6 नंबर में आएगा तो भी आंसर आपके लिए पूरा का पूरा लिखना है, लेकिन 4 मार्क्स से 3 मार्क्स में आ जाए तो फिर कुछ 1-2 लाइनें कम करनी है, वो बता दूंगा भी, ठीक है। क्योंकि देखो ये जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि पूरी बुक नहीं छापी जाती वहाँ पर, खास सिलेक्टेड पॉइंट्स जो वाकई इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ पा रहे हो, वो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब मेरी बात सुनो, अपन ने जैसा कि पढ़ा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत परेशान किया, तो फिर हमारी जो भारत सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एक नई पॉलिसी लाई, ठीक है, नई पॉलिसी लेके आए कि अब हम हमारी इकोनॉमी को सुधारेंगे, हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हम हमारे देश का विकास करेंगे। कब? आज़ादी के बाद, ठीक है। हम जब आज़ाद हो गए 1947, उसके बाद हम आज़ादी के बाद में हम हमारे देश का विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो फिर हमने एक क्या करें, एक पॉलिसी लेके आएगी, जितनी भी ये बीच की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने वाले को होता क्या है कि आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस अगर करते हो तो अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस या फिर आपको परेशान करे बार बार, तो आपको बिजनेस करने में मज़ा नहीं आएगा। आप खुद परेशान हो जाओगे, अरे क्या यार, इतना सारा टैक्सेस थोड़ी लगाते हैं, इतनी सारी मुश्किलें पैदा कर दी, तो हर कोई फिर बिजनेस करना नहीं चाहेगा। और जब तक देश में बिजनेस नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, देश का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिजनेस या व्यापार करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो अंग्रेजों की देन थी, ठीक है। उन सब को दूर किया हमने, और जुलाई 1991 के अंदर, जुलाई 1991 के अंदर एक पॉलिसी लेके आए, एक ऐसी स्कीम लेके आए, एक इकोनॉमी रिफॉर्म्स लेके आए, आर्थिक सुधार लेके आए, जिसमें हमने जितने भी बीच के हर्डल्स थे, जितने भी दिक्कतें थी, जितने भी, सब को ख़त्म कर दिया, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बार बार जो टैक्सेस लगा रखी थी, पहले के प्लानिंग थे, उन सब को अपन ने ख़त्म कर दिया। कैसे कि जैसे देखो, स्टार्टिंग करते हैं कि राजकोषीय असंतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की परिस्थितियों या स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने एक आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। कुछ शब्द है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन जुलाई 1991 टू रिफॉर्म्स। कौन कौन से? एक तो फिजिकल इम्बैलेंस, ठीक, इम्बैलेंस, डिफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड द क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। होता क्या था, ये जितनी भी हमारे प्रॉब्लम, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारे बहुत पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, जैसे कि चीज़ के बदले चीज़, ये बड़ी बड़ी मुश्किल काम होता था। उसमें क्या होता था कि हम कोई किसी भी पॉलिसी को, पैसों को बांट नहीं सकते, मतलब उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे आपने पहले सुना होगा, बहुत पहले हमारे सिस्टम बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने किसान होते थे, उनके पास पैसा होता नहीं था, तो 5 किलो गेहूं दे दिए, उसके बदले में कोई चीज़ ले ली। उसमें क्या, कोई स्कीम सिस्टम नहीं बैठ पाता, ना तो गेहूँ की रेट फिक्स होती, ना कोई सामने वाली चीज़ की कोई रेट फिक्स होती। वही चीज़ देने वाला बंदा जब नेक्स्ट टाइम आता तो कहता आप 4 किलो गेहूँ दे दो या फिर 6 किलो गेहूँ दे दो। तो मतलब कोई अंदाज़ा नहीं होता कि क्या कितने कितने गेहूँ क्या, मतलब क्योंकि बार्टर सिस्टम में कोई फिक्स नहीं होता। जब पैसा होता है, किसी चीज़ की रेट फिक्स होती है, तो चीज़ें हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी इकोनॉमी में। जैसे कि एक तो था कि हमारी राजकोषीय असंतुलन था, समझ पा रहे हो, यानी कि फिजिकल इम्बैलेंस का मतलब, राजकोषीय असंतुलन का मतलब होता है
भाई राजकोषीय मतलब जैसे अभी हमारे पास क्या है कि हमने अलग अलग पॉलिसियां बना रखी, जैसे अपन बजट पास करते हैं, उस बजट में हमारी अलग अलग प्रोसेस होता है कि ये धन विधेयक है, ठीक है, और ये मनी बिल है, या फिर ये हमारा बजट है, ये हमारा रेल बजट है। मतलब हमने सबको अलग अलग फिक्स कर रखा है। उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, सबका सब इम्बैलेंस मामला था, ठीक है। कोई किसी डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना है, बजट सिस्टम था ही नहीं, तो ये सब इम्बैलेंस थे। अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना थी, ठीक है। और भुगतान संतुलन, वो मैंने आपको बताई दिया कि बार्टर सिस्टम वगैरह चला करता था, कोई फिक्स नहीं। इन सब संकट स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने क्या करा, एक पॉलिसी लेके आई, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किया 19 जुलाई 1991 में। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने आर्थिक सुधार कब लागू किए, तो जुलाई 1991 के अंदर, ठीक है, 1991 के अंदर। ये छोटी सी बात थी। अब हमने क्या करा कि जो प्राइवेट क्षेत्र है, निजी क्षेत्र, उनको नियंत्रणों के अधीन रखा गया। प्राइवेट सेक्टर वॉज केप्ट अंडर कंट्रोल, उनको कंट्रोल किया गया। क्योंकि देखो प्राइवेट जैसा भी एक मान लो कि लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी स्कूल फीस जो होती है अपने प्राइवेट स्कूल के अंदर, तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। वो ज़्यादा बेहिसाब फीस नहीं बढ़ा सकते। जैसे आपने रोजाना सुनते ही होंगे कि उन अभिभावकों ने, मतलब कि पेरेंट्स ने हड़ताल कर दी, ठीक है, कि उनकी स्कूलों के अंदर फीस ज़्यादा बढ़ा दी थी, फीस बढ़ोतरी को लेके। लेकिन ज़्यादा फीस वो नहीं बढ़ा सकते, फीस एक फिक्स दायरे में ही रह के बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। बेहिसाब से फीस आपसे नहीं ले सकते, लेंगे तो उनकी उन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वो एक प्राइवेट स्कूल क्या है, प्राइवेट सेक्टर, ऐसे खूब एग्जाम्पल है, उन सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जैसे अपन दुकान की बात करते हैं, दुकान पर हम कोई सामान लेके आते हैं तो उनकी फिक्स रेट है। ऐसा नहीं है कि चीनी अगर यहाँ पर 50 रुपए की जो केजी मिलती है, तो फिर वो और कोई शॉप पे 45 की मिलती है या फिर 52 की मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट रेटें सेम रहती है। ये सब इन पर कंट्रोल है। तो हमने भी इन सब को क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को हमारे नियंत्रण में रखा, ठीक है। किसमें, इस हमारे आर्थिक सुधार के अंदर। समझते रहना, बहुत ईजी है। अब एक बात बताओ कि जो भी रिफॉर्म्स करेंगे, जब हम हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करेंगे, तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा चाहिए तो फिर पैसा लाए कहाँ से, क्योंकि इतने बड़े सुधार करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। तो फिर वर्ल्ड बैंक से हमने मांग करी कि हमें पैसा दिया जाए, तो उन्होंने हमें पैसा दिया सशर्त। वर्ल्ड बैंक का मतलब विश्व बैंक, जो सभी देशों को, मैंने आपको बताया होगा पिछले इकोनॉमिकल चैप्टर में, जो सभी बैंकों को, सभी देश के अंदर देशों को अपना मतलब कि एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराती है, पैसा देती है, कि जिसकी भी इकोनॉमी डाउन चल रही है, जिसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, वो वहाँ से पैसा देती है। कुछ शर्तें होती है भाई, मामूली, जैसे कोई भी जो ब्याज इंटरेस्ट लगता है नॉर्मल रेट के ऊपर, ठीक है, कि आप अपने देश के अंदर डेवलपमेंट करो, लेकिन वो चेक करेगा। कुछ शर्तें होती है कि वाकई आपने ये पैसा इस फील्ड में लगाया है या नहीं, वो वर्ल्ड बैंक चेक करेगा। तो फिर हमने वर्ल्ड बैंक से, या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मान लो, ठीक है, या फिर मेन विश्व बैंक है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये मैंने आपको इकोनॉमिकल चैप्टर में थोड़ा बहुत पीछे बता रखा है। इन सब से हमने ऋण लिया, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि कोई भी देश इन तीनों से पैसा ले सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब समझ के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब, इंटरनेशनल का मतलब जो पूरे संसार को पैसा दे सकता है, पूरे संसार के लागू होता है। वर्ल्ड बैंक पूरे संसार के लिए है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड, मॉनेटरी फंड, ठीक है। इन तीनों से कोई भी देश पैसा ले सकता है। कुछ शर्तें होती है, उनको पालना करनी पड़ती है। इनसे हमने वित्तीय सहायता की मांग की और हमें इन संस्थाओं ने पैसा दिया, लेकिन सशर्त ऋण प्रदान किया। सशर्त का मतलब कुछ कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड में इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस from the international organizations named World Bank and International Monetary Fund in that conditions in 1991, ठीक है। ये कुछ बात थी और इन्होंने हमें पैसा दिया, फिर उस पैसे को हमने हमारे देश में लगाया। लेकिन कैसे कैसे लगाया, 3 तरीके से लगाया। एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये आपके कोर्स में है, यहाँ से आपने आपके सिलेबस के अंदर 3 हेडिंग देखी होगी, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सीधा इनके बारे में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सिस्टम मैंने 2-3 पॉइंट जो लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किए, क्यों स्टार्ट किए, कहाँ से पैसा आया, कुछ बातें लिखने से क्या एक अच्छा आंसर बनता है, ठीक है। उसके बाद में ये स्टार्ट करना है कि हमने क्या करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रोसेस। 3 प्रोसेस के जरिए हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन 3 को हमने के द्वारा लागू किया। पहला पॉइंट है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन। इसके अंदर अपन ने क्या करा
कि सरकार ने 1991 में एक नई आर्थिक नीति के अंतर्गत, कौन सी, ये वाली नई आर्थिक नीति, क्योंकि देखो आज़ादी से पहले या फिर ऐसा मान लो कि 1990 तक एक अलग पॉलिसी चला करती थी, और वो भी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि पहले क्या था और 1991 में जो पॉलिसी आई इसमें क्या क्या अपने बदलाव कर दिए। तो देखो क्या करें कि 1991 में जो आई वो नई आर्थिक नीति थी, उसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जो अवांछित नियंत्रण थे, बेफिजुल के कुछ नियंत्रण थे, उन सब को हमने हटा दिए, प्रतिबंधों को समाप्त कर दिए, और प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए आय लागू किए, या फिर ऐसा मान लो कि आयाम लागू किए, फिर नियम लागू किए, मान लो आप, ठीक है। जो नियम लागू किए गए उन्हें उदारीकरण कहा गया। यानी कि अभी समझाता हूँ, द गवर्नमेंट्स प्लान्स इन 1990 विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू एलिमिनेट अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस वर कॉल्ड लिबरलाइजेशन। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ कि जैसे आप अभी ऐसा मानो कि आप एक शॉप लगाना चाहते हो, दुकान लगाना चाहते हो, लेकिन आपके पास आपको कुछ शर्त है, कुछ ऐसे हर्डल्स है, कुछ ऐसे अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं आपके ऊपर कि आपको ये कह दिया कि आप अगर दुकान लगाना चाहते हो, बता रहा हूँ एग्जाम्पल, तो लगाना चाहते हो तो आपको कम से कम आधा बीघा ज़मीन चाहिए, ठीक है। अब आप कह दोगे यार इतनी बड़ी दुकान के लिए इतनी क्या ज़रूरत पड़ेगी, कि नहीं इतनी तो चाहिए। फिर कह देगा कि आप दुकान लगाना चाहते हो तो जो आपकी मनी आपके पास आएगी उसका 40% हमें देना पड़ेगा टैक्स के तौर पे। जैसे अभी हमारे जीएसटी लगता है 14%, 18%, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग जीएसटी अलग अलग रेट होती है, 12%, 14%, 18%। तो वो कह देगा आप 50% लेंगे, हम तो 40 लेंगे। ये सब अननेसेसरी कंट्रोल है, इससे फिर बिजनेस कोई नहीं करेगा। इन सब को खत्म कर देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, उदारीकरण कहलाता है। या फिर एक तो ये, और इसकी मैंने एक डेफिनेशन बहुत ही शानदार और लिखी है लास्ट में, वो है ये, ठीक है, कौन सी, ये वाली। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रैक्ट्स इन इकोनॉमिक सेक्टर एंड पॉलिसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट और इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो ये मैंने 2 क्यों लिखे आप सोच रहे होंगे। अगर एक क्वेश्चन इकट्ठा 3 नंबर में आता है तो लिबरलाइजेशन लिखने के बाद में ये पॉइंट लिख दो, एक आधा पॉइंट लिख दो, क्योंकि आगे अपन को ग्लोबलाइजेशन भी समझाना है, प्राइवेटाइजेशन भी समझाना, तब जाके 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा पूरा। तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछे तो ये वाला लिख देना, ज़्यादा बेटर है। भले ये भी लिख देना, वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईजी है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि आर्थिक क्षेत्रों यानी इकोनॉमिक सेक्टर और जो नीति यानी पॉलिसी होती है उसमें जो सरकारी बाधाएं हैं, जो गवर्नमेंट हर्डल्स हैं, जो गवर्नमेंट एब्स्ट्रैक्टल्स हैं, उन एब्स्ट्रैक्टल्स को समाप्त करके जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को ईजी बनाने के लिए, सरल बनाने की जो प्रक्रिया है, वही उदारीकरण है। मतलब आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, बहुत इजी कर दिया कि चाहे तो आपकी ज़मीन भले ही ना हो, आप रेंट पे लेके भी दुकान लगा सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको कुछ चीज़ों पर अलग अलग जीएसटी अब लागू हुआ है, पहले वो भी नहीं था, अलग अलग आपको कुछ % देना पड़ेगा। तो वो बहुत इजी प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि अगर जीएसटी वगैरह आप पे लगता है तो दुकानदारों को उसका बेनिफिट भी है, उनके बिल वगैरह में वापस पैसा भी वापस थोड़ा माफ़ भी हो जाता है, वो खैर दुकानदार जानते हैं, ठीक है। आपको उतना नहीं सोचना। मेरी बात समझ में आ गई आपकी? तो ये ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था उदारीकरण की परिभाषा ये सबसे ईजी है कि मैं बताऊँ ईजी वे में। अगर आपको 1 मार्क्स में पूछे कि जो भी गवर्नमेंट ने व्यापार में या हमारे अर्थव्यवस्था में जो बाधाएं पैदा कर रखी थी उनको खत्म कर देना, समाप्त कर देना ही लिबरलाइजेशन उदारीकरण है, बस इजी, ठीक है। और हमने क्या करा उदारीकरण के अंदर कि हमने वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल जो सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर में बाहरी क्षेत्र है, और विदेशी विनिमय जो हैं और कर व्यवस्था, इन सब में व्यापक सुधार किए और अनेक अनावश्यक जो नियम थे और नियंत्रण उस सब को समाप्त कर दिया। मेरी बात पूरी सुनना। सब देखो, इकोनॉमी है क्या, समझना बेटर है, बस समझ लोगे तो ठीक है, वरना नहीं, मुश्किल हो जाएगा। फिनेंशियल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, वित्तीय क्षेत्र के अंदर भी अपन ने क्या करा है, जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत मैं आपको बताया तो आपके लेवल की बात, कि जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मतलब ये होता है कि जैसे हमें अभी जैसे 5 लाख तक 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है कि इतना पैसा हम हमारे बैंक में रख सकते हैं, हमारे कोई टैक्स नहीं लगेगा, है ना, 5 लाख तक की सीमा तक। उसके ऊपर फिर 10%, 30%, वो अलग अलग % टैक्स देना पड़ता है। तो ये कुछ हमने इनमें बहुत सारे सुधार किए। एक्सटर्नल सेक्टर, विदेशी क्षेत्र क्या होते हैं, विदेशी विनिमय और विदेश क्षेत्र एक दूसरे रिलेटेड है। जैसे आप अगर यहाँ से विदेश में बिजनेस करना चाहते हो तो पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करते थे, उसको काफ़ी कम कर दिया। मतलब सुधार का मतलब क्या होता है, एज इट इज़ खत्म नहीं करना, उसमें काफ़ी सारे सुधार कर दिए, ठीक है।
टैक्स व्यवस्था, कर व्यवस्था मैंने आपको बताई दी। तो ये सब क्या है कि इन सब में हमने क्या करा, काफ़ी सुधार किया है, ठीक है। और वित्तीय क्षेत्र के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर, ये भी कह सकते हो कि हमने फाइनेंस के लिए क्या करा, कुछ ऐसा पैसा रख लिया हमारे देश को बचा के रखने के लिए कि जब कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी आए तब उस पैसा को अपन लागू कर देंगे, यूज ले लेंगे संचित निधि से, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारे फंड है। जैसे हम बजट पास करते हैं तो बजट में पहले ये प्लानिंग करिए तो इतना पैसा हमें इस फील्ड में लगाना, ये सब फाइनेंस सेक्टर के ही काम काज है, ठीक है। इन सब में हमने सुधार किया। और देखो हुआ क्या कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी पहले, वो पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। बहुत बड़ी बात है, समाजवादी से पूंजीवादी हो जाना एक अच्छी बात होती है। मतलब बताता हूँ मैं आपको, बाय द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी टू कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई। मतलब हम पैसे वाले लोग हो गए। कैपिटलिज्म का मतलब पूंजीवादी, जो पैसा कमाना जाने और पैसे में ज़्यादा बिलीव करे। जितना ज़्यादा देश के लिए पैसा कमाया जाएगा, मतलब बिजनेस किया जाएगा तो हमारा रुपया मजबूत होगा। मेरे पास समझ डॉलर की तुलना में, यूरो जो वो सब बातें। तो जितना ज़्यादा रुपया मजबूत होगा हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये सब हमने कुछ सुधार किए, ठीक है, आपको इजीली लग रहे होंगे। और नंबर सेकंड है निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। तो ये भी है कि अर्थव्यवस्था में जो निजी क्षेत्र है उसकी भूमिका में हमने वृद्धि करने की प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है, ठीक है। इन इकोनॉमी द प्रोसेस विच इंक्रीजेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज गुड। मैं आपको एक मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, ऐसा कहते हैं कि राजस्थान रोडवेज जो है वो बहुत घाटे में चल रही है, ठीक है। अगर इसी रोडवेज को, जैसे हरियाणा सरकार ने मोस्टली रोडवेज को प्राइवेट वालों को दे दिया, कैसे कि जैसे मैं कोई बस ले ली, जैसे मैंने मुझे कह दिया कि ये लो आप रोडवेज बस, इसको चलाओ, आपको मंथली इतना पैसा देना है, बस गवर्नमेंट की है, मुझे सिर्फ चलाने लिख दिया है। अब मैं उसका पैसा क्या, अब सीधी सी बात है, मैं उस बस में क्या करूँगा, जितने भी सवारी बिठाऊंगा, अच्छी खासी सवारी बिठाऊंगा, पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे एक पॉलिसी, एक किस्त गवर्नमेंट को भी तो देनी है। तो वहाँ पर भ्रष्टाचार, करप्शन मिट जाएगा। ये सब काम और भी खूब सारे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि प्राइवेट लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। गवर्नमेंट लोग, हालांकि गवर्नमेंट वाले भी करते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो उस बात को। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना, जैसे आज अंबानी मान लो, चाहे अडानी मान लो, चाहे ये सब लोग प्राइवेट ही तो हैं। देश को कितना पैसा देते हैं लोग, टैक्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स देते हैं, ठीक है। तो इस सब सेक्टर को आगे लाना, क्योंकि उनके पास पैसा ऑलरेडी है इस सेक्टर में, तो उनको आगे आना चाहिए। बहुत सारी हम परमिशन देते हैं उनको। जैसे अपन ने वो पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि हमारे बीकानेर बाड़मेर के अंदर वो जो हम लगा रहे हैं रिफाइनरी, तो वहाँ पर भी प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को और भी कामों में पैसा लगाना होता है। तो ये सब क्षेत्र हमने इनमें मतलब कि सुधार किए। अभी थोड़ा और है, तब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। वो ये है कि देखो, मैं एक बात बताऊं आपको कि 1991 में अपन ने कुछ सुधार किए, रिफॉर्म्स किए, किसमें, निजीकरण में भी किए, प्राइवेटाइजेशन में भी किए। इससे पहले क्या होता था कि 1991 से पहले 1990 तक, 1990 तक बहुत ज़्यादा ऐसे पाबंदी थी कि आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। तो अगर उद्योग करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उद्योग इंडस्ट्रियल कोई काम करना चाहते हो, तो आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ेगा, औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और ये काफ़ी महंगा होता था। दूसरा, आपको जो भी काम करना है उसका ऑलमोस्ट काम आपको सार्वजनिक क्षेत्र में करना है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जो सबका हो, रिजर्व्ड इंडस्ट्रियल फॉर पब्लिक सेक्टर में काम करना है, पब्लिक सेक्टर में काम करना ज़्यादा करना है। तो एक बात बताओ, कोई भी देखो आजकल पब्लिक सेक्टर में काम करना नहीं चाहेगा, समझ पा रहे हो कि जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी है, हमेशा सबसे पहले वो अपना हित देखेगी, अपना फ़ायदा देखेगी, सीधी सी बात है। और वो, लेकिन एक तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। आप ये मत सोचो कि वो सिर्फ अपना हित देखती है, हाँ ठीक है, लेकिन पैसा भी तो कमा रही है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, रिलायंस जियो का, जो अंबानी का एक ग्रुप है, एक बिजनेस है। तो अंबानी ने क्या करा, रिलायंस जियो को सबसे पहले कैसे मार्केट में लाया कि आपको पता है, इससे पहले नेट चलाना लोग जानते तक नहीं थे, क्योंकि नेट इतना महंगा हुआ करता था कि एयरटेल या BSNL जो भी कंपनियां थी, है ना, ये बहुत ज़्यादा महंगा नेट देती थी। महीने भर में 100-200 MB यूज़ कर लो, वो भी 300-400 रुपये में, ऐसे कुछ महंगा, बहुत महंगा नेट हुआ करता था। लोग मामूली से थोड़ा सा देख के छोड़ देते। वीडियो वगैरह देखना तो इम्पॉसिबल सी बात थी, क्योंकि बहुत महंगा, तो बहुत ज़्यादा महंगा होता तो हर कोई नहीं देख पाता। लेकिन रिलायंस जियो ने कैसे काम किया आपको पता है? सबसे पहले सबको फ्री में नेट दिया,
दिया कि नहीं दिया कि 3 मंथ की रिलायंस जियो की सिम लो और 3 मंथ तक नेट फ्री यूज़ करो, अनलिमिटेड नेट, जो भी आई थिंक 1 GB 2 GB पर डे वो फ्री यूज़ करो, ठीक है। फिर कैसा माइंड यूज़ किया, फिर सबसे पहले 49 का रिचार्ज करवाया कि आपको 49 में 3 मंथ के लिए मिलेगा, फिर 99 का करवाया, फिर 199 का करवाया और 2, अब इस तरीके से आगे बिजनेस को बढ़ाता गया। और हालांकि फिर भी महंगा नहीं है, फिर भी बहुत सस्ता है। ये एक ऐसा तरीके से कह दो कि बहुत बड़ी क्रांति है ये, समझ पा रहे हो, क्योंकि इंटरनेट चलाना सिखा दिया जियो ने, वरना कोई भी रिलायंस जियो से पहले कोई नेट इतना नहीं चला पाता था। फिर हुआ क्या, फिर अदर जो कंपनियां चाहे वो एयरटेल हो, बीएसएनएल, उसने भी इसकी अकॉर्डिंग से थोड़ी कॉपी करना सीखा और कुछ नेट या इंटरनेट को मतलब कि उसी रेट में या फिर कम रेट में कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्राइवेट काम किया जाता है। अब इस रिलायंस जियो कह दिया कि तू तो हमेशा फ्री रख, सार्वजनिक हित कर, लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काम करना ही करेगी, रिलायंस जियो काम कभी नहीं करेगी। इसलिए ये हमेशा अपना प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। अच्छी बात है, प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि देश को बहुत ज़्यादा आमदनी होगी। बाहर की जो कंपनियां थी, चाहे वोडाफोन हो, वो अब इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ख़त्म सी है, समझ पा रहे हो। तो ये सब कारण है, यही हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। तो हमने 1991 में जो पॉलिसी लेके आए, जो रिफॉर्म्स लेके आए, उसमें हमने इन सबको हटा दिया। कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली में भी अपना काम कर सकते हो। तो फिर हुआ क्या कि औद्योगिक लाइसेंस की लगभग समाप्ति कर दी हमने। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षण जो पहले कर रखा था, रिजर्व थे जो पब्लिक सेक्टर, उसको हमने भारी कमी कर दी कि नहीं, इतना हर किसी पब्लिक सेक्टर में काम करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन सब में कमी करने से जो प्राइवेट सेक्टर थे, जो निजी क्षेत्र थे, उनके द्वार खुल गए, मतलब उनको अब काम करने के लिए ईजी वे मिल गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वॉज ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 and a decline in the number of reserved industrial for public sector opened new doors of development for the प्राइवेट सेक्टर। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब अब हर कोई काम करना चाहेगा क्योंकि उनके लिए सारी ये जो बीच के हर्डल्स थे ये हट गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि निजीकरण के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में विनिवेश, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था, सरकारी क्षेत्र में विनिवेश किया जाता है। रोडवेज वाला एग्जांपल दिया था। गाड़ी किसकी है, रोडवेज बस किसकी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट किसी के हाथों में दे देना। मेरे बात समझ पा रहे हो। ऐसे खूब सारे काम हैं जो प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मेड इज इन गवर्नमेंट सेक्टर अंडर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ओके। फिर है निजीकरण से सरकार को राजकोष, देखो राजकोष ही वर्ड जहाँ भी दिख जाए तो ऐसा मान लेना गवर्नमेंट के पास में जो सेव मनी होती है, वो गवर्नमेंट के पास भी तब पैसा जाता है, वो राजकोष ही होता है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो निजीकरण से सरकार को राजकोषीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता मिली। ये जितने भी वर्ड है राजकोषीय अनुशासन, ये नीचे भी डेफिनेशन लिखाऊंगा, जैसे चैप्टर फिनिश होगा फिर मैं आपको डेफिनेशंस लिखाऊंगा, इन सब के शब्दों की मीनिंग सबको समझ में आने वाला है, ठीक है, चिंता मत करो। गवर्नमेंट ऑफ असिस्टेंस इन एस्टेब्लिशिंग फिजिकल डिसिप्लिन थ्रू प्राइवेटाइजेशन। ये फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये अकेला पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण को अकेला पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये कि वैश्वीकरण के क्या फायदे हैं या फिर वैश्वीकरण क्या है, समझाइए, विस्तार से समझाइए। 3 मार्क्स का आंसर मैंने लिख दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आपके अलग से आ सकता है। और ओनली फॉर प्रॉफिट पूछे, फायदे पूछे तो फायदे 4 हैं लास्ट के, मैंने अलग से वैसे लिख दिया है 1 2 3 4, ये 4 आपके पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, ये चारों पॉइंट इसके प्रॉफिट या बेनिफिट है। किसके, ग्लोबलाइजेशन लाने के क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ हैं, वो ये हैं। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वो ये हैं। अब पढ़ते हैं अपन। देखो, घरेलू जो अर्थव्यवस्था है, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसका विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही वैश्वीकरण है। मतलब यहाँ की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में जोड़ना, कनेक्टिविटी करना, समझ पा रहे हो। इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा हमारे हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, फ़र्क समझ में आएगा, हम उसको देख के काम करेंगे, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, हम उससे प्रतिस्पर्धी बनेंगे, समझ पा रहे हो, उससे कॉम्पिटिशन होगा हमारा, ये सब बात है। तो द assimilation of domestic economy with world economy is known as globalization, ठीक है। देन नेक्स्ट है वैश्वीकरण की अगर डेफिनेशन पूछे तो ये लिख देंगे आप,
और नेक्स्ट है वैश्वीकरण है क्या। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं होती है, अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार उनकी राजनीतिक सीमाओं से बाहर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। राजनीतिक सीमाएं क्या होती है, जैसे हमारी जो बाउंड्री होती है, जैसे हमारी बाउंड्री पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, इन सब जिस भी कंट्री से हमारी लगती है, ठीक है, अफगानिस्तान, तो इन सब से जो बाउंड्री लगती है उनके बाहर काम करना, मतलब राजनीतिक बाउंड्री के बाहर काम करना, चाहे वो यूएसए हो चाहे रशिया हो, सब कंट्री में, ठीक है। तो उन सब के बाहर होना ही वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। ग्लोबलाइजेशन इज सच अ प्रोसेस थ्रू विच नेशनल इकोनॉमिक्स एक्सपेंड आउट ऑफ देयर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है, ओके। अब इस वैश्वीकरण के अंदर क्या क्या फ्री हुआ, क्या क्या हमने हटाया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में हमने क्या करा कि जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में वस्तुओं का मुक्त प्रवाह कर दिया। जैसे देखो हमने क्या करा कि जैसे हम ऐसा मान लो कि हम अगर यूएसए से कोई व्यापार करते हैं तो यूएसए हमारे यहाँ व्यापार करेगा, हम उसके वहाँ व्यापार करेंगे। तो हमने खूब सारी चीज़ों में कुछ चीज़ों को छोड़ के हमने फ्री कर रखा है। मतलब पहले क्या होता था, बाउंड्री टैक्स देना पड़ता था कि आप एक देश की दूसरी बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो तो अब भी देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हटा दिया है, बहुत सारी में कम कर दिया है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। तो हम क्या करें, इससे क्या होगा, इससे हर कोई बिजनेस करना चाहेगा इंडिया में, अमेरिका हमारे यहाँ करना चाहेगा, हम अमेरिका में करना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा, थोड़ी देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है। यानी कि एक तो हमने कर दिया कहाँ के वो विभिन्न राष्ट्रों के वस्तुओं के मुक्त प्रवाह कर दिया, और सेवाओं का मुक्त प्रवाह भी किया है हमने। मतलब हम, आपने देखा होगा खूब सारे हमारी सर्विसेज विदेशों में वहाँ सर्विस अपन करने जाते हैं, वो लोग भी यहाँ कर सकते हैं, वो भी सिस्टम है। पूंजी का निर्बाध प्रवाह किया हमने, श्रम वाला इससे लिंक कर सकते हो, श्रम मतलब लेबर फ्री है। पहले क्या होता था कि आपको पता है दुकानदारों के फिक्स बंद जाते, वो वहीं पर काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप कहीं पर भी काम करो, अपने लेबर का मतलब है श्रम के लिए, श्रम मतलब अपना काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कहीं पर भी जा सकते हो, ठीक है। ये सब हमने हटा दिए। फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल and free flow of labor between various countries and included in various dimensions of globalization, ठीक है, ये सब बातें। और अब इसके प्रॉफिट क्या है, वैसे तो इसके अंदर लिखना है, अलग पूछे तो, और अलग से पूछे तो फिर इसको यहाँ से लिखना है कि इसके सिर्फ प्रॉफिट पूछे, बेनिफिट पूछे कि वैश्वीकरण से क्या क्या लाभ हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भारत में विदेशी व्यापार तथा विदेशी जो निवेश है, वहाँ जो प्रतिबंध जितने भी पहले लगा करते थे वो सब कुछ सीमा तक हटा दी, काफ़ी सीमा तक। वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ टैक्सेस थोड़ा थोड़ा लगता है, बाकी ऑलमोस्ट हटा दिया गया है। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बैन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाज लिफ्टेड अप टू ए लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, एक्सटेंट है वो TENT, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा तक हमने हटा दिया है ऑलमोस्ट। फिर जो ऑब्स्टेकल्स हैं व्यापार के अंदर, जो व्यापार में अवरोधक हैं, उनको हटाकर हमने क्या करा है, आयातों का उदारीकरण करा। उदारीकरण का मतलब शुरू में जो पड़ा लिबरलाइजेशन, मतलब कि हमने जो एक दूसरे देश से अपन व्यापार करते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी दुविधाएं थी, जैसे बहुत ज़्यादा हाई रेट पे टैक्स लगाना, मैं कह ही रहा हूँ, वो सारी बातें वो सब हमने हटा दी, वो भी एक प्रॉफिट है। यानी कि बेरिंग फ्यू आइटम्स, कुछ आइटम को छोड़ के, पहले ये पढ़ो, ऑब्स्टेकल्स इन ट्रेड वर रिमूव्ड एंड इम्पोर्ट्स वर फैसिलिटेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट है कुछ चीज़ों को छोड़ के, बेरिंग ए फ्यू आइटम्स, मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव बीन अलाउड फॉर फ्री ट्रेड। वो तो मैं भी कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ों को छोड़ के, बाकी कुछ पर टैक्स है, बाकी ऑलमोस्ट फ्री कर दिया हमने। यानी कुछ को छोड़कर अधिकांश वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दे दी गई है। और मेन चीज़ ये भी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने वैश्वीकरण को तीव्र गति प्रदान की। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड ए रैपिड फेस टू ग्लोबलाइजेशन। ये बड़ी बात है, यानी कि हमने जो सूचना प्रौद्योगिकी है, मतलब इंटरनेट के जरिए हम जो बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन जो बिज़नेस करते हैं, इसने बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसने किया है। तो ये सब बातें थी। और अब एक दो वर्ड जो मैंने यूज़ किए थे आपके, एक तो ये था कि ट्रेड डेफिक्ट, है ना, डेफिसिट बोलते, डेफिक्ट बोलते, ये जो वर्ड है यानी व्यापार घाटा, और एक भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये दो वर्ड यूज़ किए थे। दोनों एक वर्ड और वो भी लिखवा दूंगा। इनकी डेफिनेशन अगर 1 मार्क्स में पूछे कि व्यापार घाटा क्या होता है, वैसे ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ध्यान रखना ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी छोटी छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो वैसे तो आपको भी नॉलेज इतना तो है ही कि व्यापार में घाटा क्या होता है,
कि जितनी चीज़ हमने बेची या फिर जितनी चीज़ विदेश कहीं पर भेजी, ठीक है, और वापस कितना पैसा उससे हमारे पास आया। अगर उनका फ़र्क सपोज ऐसा मान लो कि 100 रुपये की चीज़ हमने बेची, ठीक है, और उससे हमें प्रॉफिट कुछ निकल के आता है, तब तो है, वरना घाटा है, नॉर्मल समझे तो अपन। यानी कि देश के आयातों का मूल्य मतलब आने का और देश के निर्यातों के मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये एक देश के वस्तु व्यापार के घाटे का माप होता है, ठीक है। यानी कि कितना आपने आयात किया और कितना निर्यात किया, दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, वो घाटे का बताता है। यानी कि इन इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट ओवर द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ दैट कंट्री, दिस इज द मेजर ऑफ डेफिक्ट, ठीक है, इन गुड्स ट्रेड ऑफ द कंट्री। ये किसी देश के वस्तु के व्यापार घाटे को शो करता है, दिखाता है। एक वर्ड अपन ने यूज किया था भुगतान संतुलन, ठीक है, भुगतान संतुलन, और एक अनुशासन वाला भी, ये राजकोष अनुशासन में लिखा दूंगा अभी। भुगतान संतुलन का मतलब है एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन को छोटे संक्षिप्त विवरण में दिखाना। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए कंट्रीज ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। मतलब कि हम एक देश का किसी दूसरे देश के साथ में एक वर्ष में हमने कितना लेन देन किया, उसको संक्षिप्त विवरण देना, छोटे रूप में देना। जैसे ऐसे तो आपको पता है कि कह दिया कि 5 मार्कर गए, 5 इंक गई, ये गई, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अपन शॉर्ट में क्या लिख देंगे कि जैसे इंक है, तो अब इंक कैसी भी हो, उस पूरे का सालाना की 5 अरब या 5 करोड़ का लेन देन कह दिया कि ऐसे वाइट बोर्ड कितने गए, सपोज 5 वाइट बोर्ड गए, फिर 3 और गए, फिर ऐसे थोड़ी एक साथ बोल देंगे वाइट बोर्ड, शॉर्ट में लिख दिया वाइट बोर्ड, आगे लिख देंगे कि पूरे साल में कितने वाइट बोर्ड गए। मतलब संक्षिप्त विवरण देना बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाते हैं, भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ऐसी ही एक दो छोटी डेफिनेशन और है, वो याद कर लो, और फिर ये वीडियो आज का ज़्यादा बड़ा ना हो, फिर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक जो वीडियो आएगा उसमें आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो ये है राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। तो इसका मतलब ये होता है कि राजकोषीय अनुशासन का तात्पर्य सरकार की उन नीतियों या प्रयासों से हैं जो सरकारी घाटे या फिर सरकारी जो ऋण होते हैं, लोन जो होते हैं, उनके भार को कम करने तो जो उपाय किए जाते हैं कि भाई जैसे गवर्नमेंट घाटे में चल रही है या फिर सरकार के ऊपर इतने ऋण हो गए थे, लोन हो गए, उसको कैसे चुकाया जाए, उसके लिए कुछ ऐसे पॉलिसी स्कीम किए जाए, उसके लिए कुछ महंगाई बढ़ाई जा सकती है। देश के फायदे के लिए कुछ महंगाई बढ़ाना अच्छी बात है। अभी आपको ऐसा लगता होगा महंगाई बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी मात्रा में महंगाई को बढ़ाना अच्छी बात है। वो आपको आगे पता चलेगा जब आप अच्छी तैयारी करोगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि गवर्नमेंट जो घाटे में चल रही है, अपने उस घाटे से दूर होने के लिए कुछ ना कुछ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं वो सब, ठीक है, फिस्कल डिसिप्लिन कहलाते हैं। यानी फिस्कल डिसिप्लिन रिफॉर्म्स टू द पॉलिसीज एंड एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट विच आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द लोड ऑफ डिफेक्ट एंड डिबेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो घाटे से और जो ऋणों से हैं वो उनको अपन डेबिट से ही उन सब से गवर्नमेंट का जो काम किए जाते हैं वो कहलाता है, ठीक है। एक वर्ड यूज किया था अपन ने, वर्ल्ड बैंक। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, कब इसकी स्थापना हुई, कब बना, पहले इसका क्या नाम था, या फिर इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो 1944 के अंदर ध्यान रखना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसमें एक समझौता हुआ था। समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की स्थापना की गई और एक विकास की बैंक की स्थापना की गई। एक्चुअली सामान्य इसको अपन विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, वैसे इसका पहले क्या नाम हुआ करता था या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, विकास बैंक। यानी कि कब स्थापित हुई, 1944 में। कौन से कहाँ पर इसका जो सम्मेलन हुआ था वो था ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स। यानी कि इन 1944 बाय द एग्रीमेंट ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड, जनरली इट इज़ नोन एज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। इकोनॉमी है, समझना पड़ेगा, समझोगे बड़ी इंटरेस्टिंग है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अच्छी मेहनत करो, मॉर्निंग में जल्दी उठो, टेस्ट को हमेशा ध्यान रखो, याद रखो। आज भी आपका टेस्ट है, हाँ आज आपका टेस्ट है हिस्ट्री के चैप्टर 3 का, तो उसको रिवाइज करके रखना। 4:30 के समथिंग आपके वो टेस्ट आने वाला है, 4:30 के समथिंग। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं टेस्ट बनाने में, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको लेना है,
वो ठीक है ना, तभी आप 90 बना पाओगे। मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको कहीं पर भी इतनी मेहनत, इस तरीके से टेस्ट, इस तरीके से नोट्स लाइन टू लाइन तरीके से नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मैं आपके रिस्पॉन्स को देख के ही कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट आपको, फ़ायदा आपको लेना है, ठीक है। ओके।